हाँ भैया, आज से हमको स्टार्ट करना है कैपेसिटर। ये ऑलरेडी बता चुका हूं, कैपेसिटर पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 आपका पढ़ा होना चाहिए, उसके बिना अपना काम चलने वाला नहीं है ना। खैर, कैपेसिटर हम सभी जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सर्किट। बेसिकली हमको तीन इंटीग्रल पार्ट पे काम करना है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। किसे पढ़ चुके हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब हमको पढ़ना है कैपेसिटर। क्या पढ़ना है? कैपेसिटर। खैर, इंडक्टर जो हमको पढ़ना होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब पूरा पढ़ लेंगे तब हम उसके इंडक्टर के बारे में बात करेंगे। अभी हमको चर्चा करना है कैपेसिटर की। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 हमने जब पढ़ा था तो हमने कुछ कुछ चीजों पर चर्चा करी थी, आपको ध्यान हो तो। जैसे आपको मालूम होगा कि हमने स्फेरिकल कंडक्टर जिसपे की चार्ज Q है, उस पे एनर्जी निकाली थी। क्या निकाली थी? एनर्जी। और एनर्जी का फॉर्मूला जो आया था वो था kq²/2r। क्या फॉर्मूला था उसका? kq²/2r, where q is the total charge of the conductor। अच्छा, मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कि पूरी की पूरी एनर्जी कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि ये मैं होलो स्फेरिकल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? होलो स्फेरिकल। तो मैंने ये बात बताई थी कि इसकी पूरी की पूरी एनर्जी कहां से कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरी की पूरी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है r से लेके तो इंफिनिटी तक। कहां से कहां तक? r से लेके तो इंफिनिटी तक। वैसे मैंने एक सॉलिड स्फीयर की बात करी थी, अगर आपको याद हो तो। सॉलिड स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसके पास अगर मान लो टोटल चार्ज Q है, कितना? Q। अगर इसके पास टोटल चार्ज Q है तो इसकी जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या टोटल एनर्जी जो होगी इस स्फीयर की, वो कितनी होगी? वो होगी 3/5 kq²/r, where r is the radius। और मैंने इसके, चूंकि ये और इसके लिए आउटर पॉइंट, जो स्फीयर का आउटर पॉइंट होगा, उसके लिए एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, तो इसके बाहर जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तो सिंपली कितना होगा? वो सिंपली होगा E = kq²/2r। तो ये एनर्जी कहां से कहां तक? ये एनर्जी r से लेके इंफिनिटी तक। और 0 से r के लिए अगर एनर्जी मुझे लिखना है तो कितनी लिखूंगा? E = दिस माइनस दिस, मतलब इस टोटल एनर्जी में से, ये टोटल एनर्जी में से इसको माइनस कर दो तो मेरे पास में आ जाएगा kq²/10r। जो एनर्जी कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है? 0 से लेके r तक। कोई भी कंडक्टर के पास में अगर चार्ज है तो डेफिनेटली वो होगा सरफेस पे, अगर कंडक्टर की बात होगी तो। और सरफेस पे चार्ज होगा, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आपको याद होगा कि इन दोनों की एनर्जी डिराइव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैंने सारे चार्जेस को क्रश करके, या सारे चार्जेस को तोड़ के मैंने इंफिनिटी पर रख दिया था, और छोटे छोटे चार्ज डीक्यू चार्ज में लेके आया था। और जो भी मैंने वर्क किया था सिस्टम को बनाने के लिए, या जो भी कार्य मैंने किया था इसको बनाने के लिए, वो स्टोर हो गया था इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। इसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और चूंकि जब कोई भी चार्ज स्पेस में नहीं था और मैंने डीक्यू चार्ज आना चालू किया, तो स्पेस में मेरे पूरे काम के बाद में क्या जनरेट हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने कार्य किया है, जो मैंने वर्क किया है चार्जेस को या सिस्टम को बनाने के लिए। ठीक, यहां तक हमारी चर्चा पूरी हो गई थी। कैपेसिटर के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। ये तो मैंने आपको रिमाइंड कराया कि अपन इतना पढ़ चुके थे, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 को छोड़ा था। खैर, हमको कैपेसिटर पढ़ना है। कैपेसिटर पढ़ने का मेन गोल मेरा है क्या? ये जो एनर्जी मेरे पास में पूरी मिली है मुझे, ये एनर्जी या इस सिस्टम की एनर्जी, ये पूरी इंफिनिटी तक फैली हुई है। कहां तक फैली हुई है? इंफिनिटी तक फैली हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास में अगर भरी हुई क्वालिटी का इंपॉर्टेंस है या ढुली क्वालिटी का इंफॉर्मेंस, अगर पानी मेरे पास में ढुला हुआ है और एक में बाल्टी में पानी भरा हुआ, तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? भरा हुआ बाल्टी, उसी को मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। तो अब मेरा कैपेसिटर में मेन गोल ये होगा कि इस एनर्जी को मैं कन्फाइन करूंगा एक स्पेसिफिक रीजन में। किसमें कन्फाइन करूंगा? एक स्पेसिफिक रीजन में। क्योंकि ये एनर्जी r से लेके इंफिनिटी तक फैली हुई है, तो ये एनर्जी मेरे कोई काम की नहीं है। मैं क्या करूंगा? मैं इस एनर्जी को
कंफाइन करने की कोशिश करूंगा और उसी को कंफाइन करने के लिए मैं सिस्टम ऐसे याद करूंगा कि मैं एनर्जी स्पेसिफिक रीजन में कंफाइन कर चुका हूं। खैर कैपेसिटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है मुझे मालूम नहीं, शायद आप जानते हो बचपन में आपने कैमरे देखे होंगे जिसमें जब क्लिक किया जाता था तो एक फोटो के बाद में आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ता था। बेसिकली कैपेसिटर जो होता है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो जो फ्लैश चलता था कैमरे में या आपके मोबाइलों में जो फ्लैश है उसको एनर्जी कौन सप्लाई करता है? कैपेसिटर। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करके रख लेता है और जैसे ही आपको वो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी आपको पूरी पूरी डिलीवर कर देता है। पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसमें आप कैपेसिटर चार्जिंग के लिए टाइम लगता था। खैर हमको चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर भी हमको डिस्कस करना है, वो डिटेल में करेंगे हम। पर पहले जो कैपेसिटर या पहले जो कैमरे आते थे उसकी चार्जिंग जो करने के लिए हमको टाइम रिक्वायर्ड होता था। आज के चार्जिंग में टेक्नोलॉजी फास्ट है, कैपेसिटर खटखट चार्ज होते हैं, आप फटाफट फोटो ले सकते हैं। और आपने कैपेसिटर कहाँ देखे होंगे? आपके मोबाइल के जो मदरबोर्ड है या मोबाइल कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की अगर बात करें तो आपको दाल जैसा या सिलेंड्रिकल कुछ चीजें मिलेंगी, वो कैपेसिटर है। क्या है? तो इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल पार्ट है, तो हमको पढ़ना है उसको डिटेल में। हमारे पंखे आपने देखे होंगे, पंखों में व्हाइट कलर का सिलेंड्रिकल पार्ट लगा होता है। आपने देखा होगा कभी पंखा चलना बंद हो जाए तो घर के बड़े लोग बोलते हैं कि अरे इसका कंडेंसर खराब हो गया। क्या खराब हो गया? कंडेंसर खराब हो गया। बेसिकली वो कंडेंसर कोई कैपेसिटर कहा जाता है। वो कैपेसिटर आपके पंखों को इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इनिशियल टॉर्क। आपने गांव वगैरह में देखा होगा कोई मोटर चालू करने के लिए वो लोग हाथ से यूं चलाते हैं, तो वही एनर्जी अब कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो एनर्जी अब कैपेसिटर प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? कैपेसिटर। तो हमारे लिए कैपेसिटर एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहां तक चलेंगे, पूरा हमको चार्जिंग डिस्चार्जिंग पूरा सीक्वेंस हम चलना स्टार्ट करेंगे। और तो ये सब चीजें आपके लिए नहीं है, थोड़ा सा ग्रास्प करने में समय लगेगा, तो घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपको चीज सब समझ में आती जाएगी सीक्वेंस के हिसाब से कि अच्छा ऐसा तो ऐसा। खैर यहां तक कि हम बात कर चुके हैं कि भैया एनर्जी ये हमारे पास में अगर ऐसा कोई कंडक्टर है तो एनर्जी इतनी इतनी और ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैं कुछ बातों पर चर्चा करूंगा जैसे आपको बात समझ में आएगी, देखना ध्यान से कि क्या क्या बात हम लोग समझना, क्या क्या कर सकते। आपको याद हो तो एक क्वांटिटी डिफाइन की गई, शायद आपने सुना भी होगा, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। एक क्वांटिटी डिफाइन की गई जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस लिखने का तरीका होता है टोटल चार्ज अपॉन वोल्टेज, दैट इज C by V। यूनिट कूलम पर वोल्ट और सॉरी ये Q है, कूलम पर वोल्ट और फेरेड। फेरेड का मतलब कुछ नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है। ऐसा ही नहीं जैसे कूलम पर वोल्ट है तो फेरेड इसको साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर अपन इसको थोड़ा और स्पेसिफिक करेंगे धीरे धीरे डेफिनेशन को। डेफिनेशन है क्या पहले इसको समझते हैं। बेसिकली कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी ऑफ एनी सिस्टम और एनी कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज, टू होल्ड द चार्ज। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान लो मैं अगर 10 वोल्ट पे 1000 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता हूं, 10 वोल्ट पे 1000 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता हूं, तो मेरी कैपेसिटी कितनी हो गई? 100। कितनी हो गई? 100। ऐसे मान लो मेरे साथ दूसरा सिस्टम है जो 100 वोल्ट पे 1000 कूलम चार्ज स्टोर कर पा रहा था, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 10। तो मेरी हो गई 100 और उसकी हो गई 10। बेसिकली कैपेसिटर या कैपेसिटी जो होती है, कैपेसिटेंस जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। कैपेसिटेंस ज्यादा होने का मतलब ये कि कम पोटेंशियल डिफरेंस पे वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए, कम पोटेंशियल डिफरेंस पे ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए। धीरे धीरे बात आपको समझ में आता है कि आपको याद होगा कि हमने जो सिस्टम की बात करी थी जो कि मैंने अभी डायग्राम बनाया था, इसकी अगर बात करें तो इसके लिए अगर मैं लिखूं टोटल चार्ज Q, तो इसके लिए पोटेंशियल कितना, सिंपली इसका पोटेंशियल कितना लिख सकता हूं? KQ/R। इसमें कोई बड़ी बात, कोई दो राय नहीं, KQ/R, जो कि हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर इसके लिए मैं कैपेसिटेंस निकालूं तो इसके लिए कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इसके लिए जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? KQ/R, Q से Q गायब, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
अगर इस फॉर्मूले पे थोड़ा फोकस किया जाए और ध्यान से देखा जाए, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन क्यू, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन क्यू, कैपेसिटेंस क्यू पे डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन बी, कैपेसिटेंस बी पे डिपेंड नहीं करता। आप लोग ध्यान हो तो कि कुछ वैसी बात है जैसे रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था किससे, रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था V by I से, किससे डिफाइन किया था V by I से। अभी अपन ने पिछले अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था V by I से। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन V, रेजिस्टेंस V पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता, ये कुछ वैसी बात है। R resistance basically depends on the physical parameter of the system. Same capacitance भी किस पे डिपेंड कर रहा है, physical parameter of the system, that is R। याद है कुछ R को लिखने का तरीका क्या था, रो L by A, अरे ये लिखते थे ना, R equals to रो L by A। वैसे सीटी क्या लिखा जाएगा 4 पाई, बट हर सिस्टम का अलग-अलग, आपको याद हो हमने रेजिस्टेंस हर सिस्टम के अलग कैलकुलेट किए थे, उसी तरह कैपेसिटर भी हमको अलग-अलग सिस्टम के लिए कैलकुलेट करना है। ऑल्दो आप देखोगे मेरे को इस फॉर्मूले पे फोकस करवाना है, तो आप फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखो तो 4 पाई एप्सिलॉन r जो नॉट है वो तो कांस्टेंट है, वो क्या है कांस्टेंट, डिपेंड किस पे कर रहा है r पे, दैट इज रेडियस ऑफ द कंडक्टर, इस पे डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ इट। तो c जो कैपेसिटर किसी भी सिस्टम का हम लिखने जाएंगे तो इट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द फिजिकल पैरामीटर ऑफ द सिस्टम, जैसे कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, क्लियर क्या। ऑल्दो उसको डिफाइन करने का तरीका Q by V है, जैसे R को होता था V by I, पर वो डिपेंड कर रहा है किस पे, फिजिकल पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। खैर कुछ बातों पर क्लैरिटी करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा और फोकस करूं तो मेरे को बात समझ में आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, सही है क्या, ठीक। मैं बोलता हूं कि मेरे को निकालना है अर्थ का कैपेसिटेंस, किसका निकालना है, अरे अर्थ भी तो अपना बोल रही है ना, तो अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना, R की वैल्यू कितनी रखूंगा, R की वैल्यू रखूंगा 6400 किलोमीटर। अरे ये होता है क्या, इस R की वैल्यू यहां रखो और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.83 into 10⁻⁻12। इस R की वैल्यू यहां रखोगे तो भी 1 नहीं आएगा, तो भी 1 नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी क्वांटिटी 10⁻⁻12 है, वो कितना है 10⁻⁻12। तो एक बात मेरे को समझ में आई कि कैपेसिटेंस की अगर बात करूं तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू 1 फेरेड जो होगी वो बहुत बड़ी वैल्यू है, बिग वैल्यू, वेरी बिग वैल्यू। इतनी तो अपनी अर्थ की भी नहीं है, इतनी बड़ी वैल्यू है वो 1 फेरेड। तो 1 फेरेड वैल्यू तो बहुत बड़ी हो गई, इसलिए आप जनरली कभी भी कैपेसिटर्स की प्रॉब्लम में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डील करोगे तो आपको हमेशा कैपेसिटेंस जो मिलेगा वो मिलेगा माइक्रोफेरेड में, पिकोफेरेड, नैनोफेरेड, ऑलवेज आप कभी भी 1 फेरेड की वैल्यू नहीं देखोगे सॉरी, आपको हमेशा मिलेगा पिकोफेरेड, नैनोफेरेड, माइक्रोफेरेड, जो भी है क्या। अरे क्लियर है क्या, ये बात मुझे समझाने के लिए आपको लिखा है कि देखो भैया कैपेसिटेंस की 1 फेरेड वैल्यू भी काफी बड़ी है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में आज डाउट होता है सर माइक्रोफेरेड और पिकोफेरेड की बात हो रही है, वो बात इसलिए होती है, क्या है। तो कैपेसिटेंस डिफाइन किया गया टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, बेसिकली इट इज अ कैपेसिटी टू होल्ड, कैपेसिटी ऑफ एनी सिस्टम या कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज एट पर्टिकुलर वोल्टेज। क्या कैपेसिटेंस कम होना चाहिए या ज्यादा, कैपेसिटेंस होना चाहिए ज्यादा, क्यों, कम वोल्टेज पे अगर ज्यादा अपनी चार्ज स्टोर कर पाऊं तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है ना, वो कम वोल्टेज पे ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाऊं मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा काम है। खैर अब हमको क्या करना है, हम हमारा गोल होगा कि हम नए नए सिस्टमों को इजाद करें जिससे हम कम वोल्ट पे ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए, और चार्ज ज्यादा स्टोर कर पाएंगे तो ज्यादा ही एनर्जी उस पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइन कर पाएंगे। आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि इतना आप नोट कर लें वीडियो पॉज करके, फिर मैं थोड़ा आगे फॉरवर्ड करता हूँ चीजों को। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें और चाहो तो डेफिनेशन लिख लें। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, capacitance is defined as the capacity to hold the charge at particular voltage, at particular voltage। स्टार मार्क करके लिख लें, बेसिकली कैपेसिटर defined by Q by V, but it solely depends on physical parameter of the system like resistance, it solely depends on physical parameter of the system
फिजिकल पैरामीटर ऑफ द सिस्टम लाइक रजिस्टर। क्लियर है क्या? बेसिक बेसिक बात समझ में आई है? कुछ बातों को ध्यान देंगे तो बात समझ में आती है। लिखेंगे इसको रब कर दूं मैं, देखो आगे कुछ और बातों का अपन क्लैरिटी रहता चलता है तो बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। हम अगर कुछ बात करें कैसे सोचा गया वो बारे में बात करते हैं। देखा है, मान लो मेरे पास में कंडक्टर है, इसके पास में चार्ज Q, रेडियस R और Q चार्ज। एक न्यूट्रल कंडक्टर है इसके पास में लिया, क्या लिया? न्यूट्रल कंडक्टर। सेम आइडेंटिकल न्यूट्रल कंडक्टर। आइडेंटिकल न्यूट्रल कंडक्टर सेम रेडियस का मैं लेके आया हूं, तो मेरे को समझ में आएगी बात कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस 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 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 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 प्लस। ऐसे ये क्या? ये कैसे लिख दिया मैंने? ये मैंने लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 से, इससे लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 से। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक ढंग से पढ़ा नहीं होगा, अगर रिवाइज नहीं किया होगा, इसके पहले से बोलता आ रहा हूँ एक हफ्ते पहले से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 रिवाइज करके रखना। अगर जब तक वो पूरा होगा नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा ही है क्या? इसलिए थोड़ी उसको एक बार रिवाइज करके रख लें ताकि चीजें समझ में आ जाए। सारे कॉन्सेप्ट उसके लगने वाले क्या है? माइनस 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 प्लस प्लस प्लस। अभी जब ये कंडक्टर नहीं था तो इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? इसका पोटेंशियल डिफरेंस था V = KQ/R। करेक्ट नहीं था क्या? जब इस कंडक्टर को मैं लेके आया, तो अब इस सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल हुआ वो कम हुआ कि ज्यादा? वो हुआ कम। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज से ज्यादा पास में और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दूर है, तो टोटल जो पोटेंशियल होगा वो इससे कम होगा। इसका मतलब अगर ध्यान से देखूं तो C लिखा आता है Q/V। चार्ज तो पहले जितना था उतना ही बाद में है, तो V को अगर मैं रिड्यूस करते तो सिस्टम का कैपेसिटेंस मैंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या कर दिया? बढ़ा दिया। हम सोच रहे हैं कि ऐसा सोचा गया होगा, ऐसे से मैंने सिस्टम याद किए हुए हैं, खैर कैपेसिटेंस बढ़ गया होगा, लो भाई, पर एनर्जी कभी भी कंफाइन नहीं, एनर्जी अभी इंफिनिटी तक फैली हुई है। क्या आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स। क्या पढ़ा था हमने? कंडक्टिंग प्लेट्स। ये लो भाई कंडक्टिंग प्लेट्स। ऐसे ये क्या? कंडक्टिंग प्लेट्स। कंडक्टिंग प्लेट्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा और सोचें इसके ऊपर कि हमने अभी यहाँ न्यूट्रल कंडक्टर रखा तो नेगेटिव के कारण इसका पोटेंशियल डिफरेंस सिस्टम में कम हुआ। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, अपन क्यों ना ऐसा करें कि मान लो इसके पास में Q चार्ज है, रेडियस R है, तो क्यों ना नेगेटिव चार्ज का माइनस Q का रेडियस R का सेम से आइडेंटिकल अपन एक और कंडक्टर रखते हैं। अरे भाई यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हुआ था वो किसके कारण हुआ था? ये नेगेटिव चार्ज के कारण। किसके कारण? ये नहीं, तो क्यों ना माइनस Q के रखते हैं। किसका रखते हैं? माइनस Q का। तो पोटेंशियल डिफरेंस और कम हो जाएगा, जो V है वो और कम हो जाएगा सिस्टम का, और सिस्टम का भी कम हो गया तो कैपेसिटर और इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो ये बात तो समझ में आ गई कि एक Q और एक माइनस Q का अगर मैं रखूं, एक Q और एक माइनस Q का अगर मैं रखूं तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा और कैपेसिटर इंक्रीज होगा। तो धीरे धीरे चीजों को इन्वेंशन किए गए तो बात समझ में आएगी। पैरेलल प्लेट जो कंडक्टिंग प्लेट्स होती है उनको रखा गया। कंडक्टिंग प्लेट को जब रखा तो ये आया Q और इसको लिया मैंने माइनस Q। सोचने का एक तरीका हो कि मान लो मेरे पास में दो न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट थी, क्या थी? दो मेरे पास में न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट थी, मतलब इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है। मैंने इस पे छोटा सा dq चार्ज छोड़ा। क्या करा? छोटा सा dq चार्ज छोड़ा और वहां ले आया। फिर ये काम जो मैं भी कर रहा हूँ वो काम बैटरी करेगी बाद में, तो डिस्कस करेंगे। अभी इसलिए मान लो कि मैं कर रहा हूँ ये काम, तो dq चार्ज थोड़ा यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद में ऐसा करते करते इसको हो गया होगा Q और इसको हो गया होगा माइनस Q। न्यूट्रल थी ना, तो इसको हो गया Q और इसको हो गया होगा माइनस Q। तो वो सिचुएशन आ गई। ऐसा ही है क्या? अच्छा,
अच्छा, ये सिचुएशन आने के बाद में हमको मालूम है कि दो कंडक्टिंग प्लेट है जिनके पास कुछ अलग अलग चार्जेस अवेलेबल हैं, तो चार्जेस अगर अवेलेबल हैं तो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में निकाल चुका हूँ। अगर याद हो दो कंडक्टिंग प्लेट है तो अब क्या करो, दोनों का टोटल का सम करो, दोनों जो भी मेरे पास में कंडक्टिंग प्लेट है उनका सम करा, सम करने के बाद आधा इधर और आधा इधर, तो इसका सम करा तो कितना आया? 0। कितना आया? 0। q माइनस p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा बाहर वाली आउटर सरफेस पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ कितना है? q, और ये हो गया माइनस q। अरे सही है क्या? इसमें कोई हो रहा है? तो इसका मतलब अगर मैं देखूं कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे टर्मिनेट हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे से कुछ मेरे पास में पैटर्न बना रही होगी। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हुई या जुड़ी या घटी वो भी देख लेते हैं। मान लो किसी पॉइंट पी की अगर बात कर लें, किसी पॉइंट पी की अगर बात कर लें, तो हमको बात समझ में आएगी कि इस वाले चार्ज के कारण या इस वाले सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट या लेफ्ट, ये सब सिखा सकूंगा, राइट या लेफ्ट? राइट। कितनी? वो हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। माइनस के लिए कितना हो जाएगा? माइनस के लिए हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी दे ली है। तो इन दोनों के कारण इस सरफेस के कारण इस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ी या घटी? जुड़ी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? तो ई नेट जो आया मेरे पास में वो आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इसको लिख लो, प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा क्या चीज है भाई? सिग्मा ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सिग्मा इज द, मान लो इसका एरिया a है, डिस्टेंस d है, तो सिग्मा इज व्हाट? सिग्मा